हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कोर्स जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का है उसमें एथिक्स के बारे में जान रहे हैं। हमने पहले सीखा कि एथिक्स क्या होता है, सही और गलत का फ़र्क। फिर हमने देखा कि एथिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच को हम कहते हैं मेटा एथिक्स, जिसमें हम ये सीखते हैं कि एथिक्स आता कहाँ से है, क्या स्रोत है एथिक्स का। फिर हमने जाना नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में, जिसका मतलब होता है कि जो एथिक्स है उसको स्टडी करना कि एक गिवन सिचुएशन में जब हम एक डायलेमा में होते हैं, जब हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, एक दुविधा होती है, तो उस सिचुएशन में कौन सा एक्शन ऐसा है जो एथिकल एक्शन होना चाहिए। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एथिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं अप्लाइड एथिक्स। ये जो अप्लाइड एथिक्स है, इसके अंदर हम जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के एथिकल इश्यूज हैं, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, उसमें हम कैसे किसी कंक्लूजन पे पहुंचें। ये जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि अबॉर्शन होता है, इन्फेंटिसाइड जो छोटे बच्चों को मार देने की बात होती है, एनिमल राइट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, होमोसेक्सुअलिटी है, कैपिटल पनिशमेंट है, न्यूक्लियर वॉर है। इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं जिसमें एक मत नहीं होता, एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, उसको हम बेसिकली अप्लाइड एथिक्स में कवर करते हैं। अप्लाइड एथिक्स में किसी भी चीज़ को डालने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जो इशू होना चाहिए वो कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल का मतलब देखिए क्या होता है कि उसके फॉर में भी लोग होने चाहिए और उसके अगेंस्ट में भी लोग होने चाहिए। अब जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि मॉरल हैं या इमॉरल कह लीजिए, जैसे मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, ये सारे इश्यूज, लेकिन इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सभी कहेंगे कि मर्डर गलत है, सभी कहेंगे कि जो है आपका चोरी गलत है, तो इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसलिए ये जो इश्यूज हैं ये अप्लाइड एथिक्स के दायरे में नहीं आते हैं। अब जैसे कि बंदूक होती है, बंदूक का लाइसेंस किसको देना चाहिए? क्या अमेरिका की तरह लिबरली देना चाहिए या इंडिया के तरह रिस्ट्रिक्टेड देना चाहिए? ये एक एथिकल इशू हो सकता है और ये एक अप्लाइड एथिक्स के दायरे में आ सकता है, गन कंट्रोल। लेकिन उस गन को इस्तेमाल करके किसी को मार देना, ये अप्लाइड एथिक्स के दायरे में नहीं आता, क्योंकि मर्डर तो माना हुआ अनएथिकल इशू है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि ये जो इशू है वो क्या मॉरल इशू है? कंट्रोवर्शियल तो है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन मॉरल नहीं है। जैसे कि रिजर्वेशन, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन होना, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन मॉरल इशू नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस है, एक सेगमेंट की सोशल एडवांसमेंट का। उसी तरह पॉजिटिव एक्शन ले लीजिए, उसी तरह जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लीजिए कि जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी हेल्थ केयर रहती है, अमीर लोग जाते हैं, और वहीं आम आदमी को खराब जो है हेल्थ केयर मुहैया रहती है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन ले लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन ले लीजिए, ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, लेकिन इसमें कोई मॉरल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, ये सोशल इश्यूज हैं। इसलिए ये भी आपके जो इश्यूज हैं ये अप्लाइड एथिक्स के दायरे में नहीं आते हैं। अप्लाइड एथिक्स के दायरे में आते हैं जैसे मेडिकल एथिक्स है, जिसके अंदर आपका आएगा कि अबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपकी स्वयं मृत्यु होती है, कोई आदमी अगर मान लिया बहुत तकलीफ में है, उसको मृत्यु मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जो इश्यूज होते हैं ये मेडिकल एथिक्स में आते हैं। फिर बिजनेस एथिक्स, इसकी अलग ब्रांच हो जाती है, जिसमें यह आएगा कि हम लोगों को हायर एंड फायर कर सकते हैं या उनको एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, सैलरी मिनिमम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बिजनेस एथिक्स में आ गई। फिर इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है कि पेड़ काटना जरूरी है कि लोगों के रहने की व्यवस्था करनी जरूरी है। फिर सेक्सुअल एथिक्स हैं कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हमें ये राइट है अफेयर करने का कि नहीं है, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। ह्यूमन राइट एथिक्स हैं जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं, पुलिस इनकाउंटर करती है क्रिमिनल्स का, तो उस पर इस तरीके के इश्यूज आते हैं कि क्या हमें हर इंसान को बराबर जीने का अधिकार देना चाहिए। तो इसमें आपके कंट्रोवर्सीज हैं और ये सारे के सारे मॉरल इश्यूज हैं, और ये जो है अप्लाइड एथिक्स के दायरे में आते हैं। ये जो अप्लाइड एथिक्स होते हैं इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं। ये जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं इनको जो अप्लाई करते हैं तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हमें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स की बदौलत हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं।
जैसे पहला प्रिंसिपल है पर्सनल बेनिफिट। देखिए, हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हर आदमी को अधिकार है कि अपने एडवांसमेंट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ज़िंदगी में जो करना चाहे करे, और अगर कोई भी चीज़ उसके व्यक्तिगत नुकसान के लिए है तो हम ऐसा प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल बेनिफिट तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो है सोशल बेनिफिट। अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपका व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत फ़ायदा हो, लेकिन सोसाइटी को उससे नुकसान हो, तो ये चीज़ एथिकल नहीं कही जा सकती। इसलिए हमारे एक्शंस का एक सोशल कॉन्सिक्वेंस भी देखना पड़ता है कि हमारा जो एक्शन उससे सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ बेनिवलेंस। इसका मतलब ये है कि हमारा एक धर्म है, मानव धर्म है, कि जो आदमी कमज़ोर है, जो आदमी को ज़रूरत है, हम उसकी मदद करें। और इस वजह से ये हमारा धर्म जो है वो हमें ले जाता है इस एथिकल प्रिंसिपल की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिवलेंस। फिर प्रिंसिपल ऑफ पैटर्नलिज्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चा स्वयं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के काबिल नहीं है। जिस दिन बच्चा बड़ा हो गया, अपनी ज़रूरतें पूरे करने लगा, फिर माँ बाप को उतनी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरीके से हमारा एक दायित्व होता है, अगर हम सोसाइटी में वेल ऑफ हैं, हम एक रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, कि जो हमारी सोसाइटी के कमज़ोर तबका है उसकी हम मदद करें। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पैटर्नलिज्म कहते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ हार्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को हार्म पहुंचाएं, हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा जो एक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो। फिर जो छठा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। इसका मतलब कि जो भी हम एक्शन लें उसमें हम किसी को छल, प्रपंच या झूठ ना बोलें, जो भी हो हम ऑनेस्टली करें, सही तरीके से करें। फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉफुलनेस है। इसका मतलब कि हमारा जो एक्शन है वो कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई काम अगर गैर कानूनी होगा तो वो एथिकल नहीं माना जा सकता। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है, जो कि आठवां प्रिंसिपल है, जिसमें कि हमें एक्सेप्ट करते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक अधिकार है, एक फ्रीडम है अपने एक्शंस को करने के लिए, और अपने जो शरीर है उसको जिस तरीके से वो मेंटेन करना चाहे वो मेंटेन करे। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप गरीब हों, अमीर हों, आपको ये अधिकार है कि कानून के सामने आप बराबर रखे जाएं, आपको सबके बराबर ट्रीट किया जाए। अगर कोई बेनिफिट मिलता है सोसाइटी की तरफ से, देश की तरफ से, तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे आप मजबूत हों, चाहे आप कमज़ोर हों। और फाइनली हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति का एक राइट्स होते हैं। ये कुछ राइट्स हैं जो हमें कानून के माध्यम से मिलते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिलते हैं, और हमारी एक राइट है कि हम जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, जिंदा रहें। राइट टू लाइफ है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, राइट टू सेफ्टी है। मतलब ये है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए जो कुछ कर सकते हैं, इस राइट को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जान बचाने के लिए कोई काम करना पड़ता है तो डेफिनेटली वो काम एथिकल माना जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने जो तीसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है एथिक्स की, अप्लाइड एथिक्स, उसके बारे में समझा, और हमने 10 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में समझा, जिनको कि इस्तेमाल करके जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की, जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसको हम अप्लाइड एथिक्स के दायरे में मानते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड एथिक्स के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने अप्लाइड एथिक्स के बारे में जाना। हमने ये समझा कि अप्लाइड एथिक्स के लिए ज़रूरी है कि जो इशू है कंट्रोवर्शियल हो। इसका मतलब उसमें फॉर में और अगेंस्ट में दोनों तरफ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए। हमने ये भी जाना कि उसके अंदर एक मॉरल इशू इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि 10 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो एथिकल डायलेमा है, ये जो अप्लाइड एथिक्स की प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आज हम उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके कुछ केस स्टडीज़ और कुछ सिचुएशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो इशू है वो है एबॉर्शन का इशू। सारी दुनिया में एबॉर्शन एक कंट्रोवर्शियल इशू है, एक एथिकल इशू है कि क्या माँ को अधिकार होना चाहिए कि अगर वो बच्चे को जन्म ना देना चाहे तो जन्म ना दे, अबॉर्ट करवा दे, या उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का जो अधिकार है वो माँ को मिले कि ना मिले, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि एबॉर्शन सही है क्योंकि
माँ जो है वो नहीं बच्चे को जन्म देना चाहती तो आप उसको ज़बरदस्ती जन्म देने को विवश नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सारे जो बच्चे हैं वो एक ज़िंदगी उनके अंदर होती है, चाहे वो पेट में ही हो, और उस ज़िंदगी को लेने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता, भले ही आप उसके माता पिता हों। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ सिचुएशंस में एबॉर्शन जस्टिफाइड हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में नहीं हो सकता है। तो अब हम इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसी सोच है, वो कहती है कि साहब सारे एबॉर्शन गलत हैं। उनका आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से आता है, वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को मारना हमेशा मॉरली रॉन्ग है। फिर वो कहते हैं कि जो अबॉर्शंस होते हैं, सारे अबॉर्शन में किसी न किसी इंसान या भ्रूण की हत्या होती है, और इस वजह से वो ये कंक्लूड करते हैं कि सारे अबॉर्शंस जो हैं वो मॉरली रॉन्ग हैं और इस तरीके से एथिकली सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन ये आर्गुमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसमें हम मारना जस्टिफाइड करते हैं। जैसे अगर कोई मर्डरर है, चाइल्ड रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, तो उसमें अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो हम उसको गलत नहीं मानते हैं। तो ये कहना कि सारे किलिंग ह्यूमन बीइंग की गलत है, ये मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सत्य भी नहीं है। और फिर कई बारी जो एबॉर्शन होता है वो माँ की ज़िंदगी को बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कहना कि एबॉर्शन किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अब हमें थोड़ा सा इसको रैशनल तरीके से कहना चाहिए, और हम बजाय इसके कि ये कहें कि सारे अबॉर्शन गलत हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ज़्यादातर अबॉर्शन जो हैं गलत हैं, मोस्ट अबॉर्शंस आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड है वो एक इनोसेंट चाइल्ड है, भ्रूण जो है वो एक इनोसेंट है। तो हम अगर ये कहें, एक जनरल स्टेटमेंट दें कि किसी इनोसेंट आदमी को मारना गलत है जब तक कि उसकी वजह से या उसकी जान लेने की वजह से किसी दूसरे आदमी की ज़िंदगी ना बचाई जाए या उससे कोई बड़ा मॉरल पर्पस सोसाइटी का ना सर्व किया जाए। अगर मान लिया कि कोई ऐसा काम है जबकि भ्रूण की हत्या से या किसी भी व्यक्ति की हत्या से अगर एक लार्जर सोसाइटी का पर्पस सर्व होता है या किसी की ज़िंदगी बचती है, तो शायद कुछ कंडीशंस में उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो अबॉर्शंस होते हैं उसमें ना तो हम किसी की जान बचाते हैं और ना ही कोई सोसाइटी का लार्जर पर्पस सर्व करते हैं। इस वजह से अगर हम ये कंक्लूड करें कि ज़्यादातर अबॉर्शंस रॉन्ग हैं, तो ये काफ़ी हद तक सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर अबॉर्शंस में ना तो किसी की जान बचती है, ना तो सोसाइटी का कोई लार्जर पर्पस सर्व होता है। लेकिन इसी दायरे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर हैं जिसके अंदर हम किसी की जान बचा सकते हैं या कोई एक लार्जर सोसाइटी का पर्पस सर्व कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में शायद अबॉर्शन गलत नहीं है। अब देखिए, जो लोग आर्गूमेंट करते हैं अबॉर्शन के अगेंस्ट में, उनके साथ साथ ऐसे लोग हैं जो अबॉर्शन के फेवर में आर्गूमेंट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मदर और फादर या पेरेंट्स को बच्चे को बड़ा करना है, उसका सारा खर्चा उठाना है, मदर को सारी पीड़ा सहनी है, तो ये उसका अधिकार है कि वो बच्चे को जन्म दे कि ना दे, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर कुछ लोग इस तरीके का भी आर्गूमेंट देते हैं कि अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसके लिए आपको डावरी इकट्ठा करनी पड़ती, दहेज इकट्ठा करना पड़ता, पढ़ाना पड़ता, लिखाना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एबॉर्शन उनके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जो है बच्चे की पैदाइशी से माँ की जान को खतरा हो तब भी जो है एबॉर्शन जस्टिफाइड है। फिर कुछ लोग कहते हैं अगर रेप का केस है, किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके पास में क्या रास्ता है बजाय इसके कि अबॉर्शन करें, क्योंकि अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो पूरी ज़िंदगी जो है उसको ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। उसी तरीके से कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि अगर चाइल्ड डिफॉर्म है मेंटली या फिजिकली, तो उसको बर्थ देने से माँ बाप की और बच्चे की सबकी ज़िंदगी जो है वो तकलीफ में आ जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में भी अबॉर्शन जस्टिफाइड है। तो ये एक तरीके से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में ये जस्टिफाइड हो सकता है, कुछ सिचुएशन जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। अब अगर हम इसको मॉरली स्टडी करें, जो प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सोशल इविल है दहेज, और इस दहेज की वजह से अगर हमने जो बच्ची है उसकी हमने जान ले ली तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, और इसको हम किसी भी तरीके से एथिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसीलिए देशों में कानून है
और उसको पनिशमेंट होता है अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, भले ही ये व्यक्तिगत इंटरेस्ट में हो, लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, उस बच्ची के इंटरेस्ट में नहीं है। उसी तरीके से ये कहना कि मदर जो है चूंकि जन्म देती है कुछ भी कर सकती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या आप उनको अधिकार दे सकते हैं कि बच्चे को जब चाहे वो मार दें या बच्चे उनकी ज़िंदगी भर गुलामी करें? ये भी सही नहीं है। तो ये आर्गूमेंट भी वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये वैलिड हो सकता है, जैसे कि अगर मान लिया माँ की जान को खतरा हो तो उसकी जान बचाने के लिए अगर बच्चे का अबॉर्शन कराना पड़े तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से रेप केसेस में डेफिनेटली मेरे विचार से ये हो सकता है कि अगर अबॉर्शन कराना पड़े तो वो न्यायोचित हो सकता है। और उसी तरीके से अगर बच्चा सीरियसली डिफॉर्म्ड है मेंटली या फिजिकली, तो ऐसी सिचुएशन में भी अबॉर्शन का जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम इसको ब्रॉडली स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की जान बचाने में किसी की जान लेनी पड़े या मान लिया सोसाइटी का एक लार्जर पर्पस सर्व किया जा सके, तो इस प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान रखें तो कुछ सिचुएशंस में अबॉर्शन को जस्टिफाई किया जा सकता है। अब हम एक ऐसी केस स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 1982 की है, जिसने पूरे दुनिया को विवश कर दिया था कि एक इम्पॉर्टेंट एथिकल मुद्दे पे सोचें। 1982 में एक पेरेंट्स थे ब्लूमिंगटन में, इंडियाना, और उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मेंटली और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिसके अंदर बहुत सारी थी। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि उसका जो स्टमक का जो पाइप था वो उसके गले से कनेक्टेड नहीं था और उस वजह से वो खाना नहीं खा सकता था। ये डिफॉर्मिटी ठीक की जा सकती थी अगर वहाँ पे एक सर्जरी की जा सके, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको वो इस तरीके से जिंदा नहीं रखना चाहते और इस तरीके से उन्होंने उसको सर्जरी, खाना और पीना मना कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 6 दिनों बाद में उस बच्चे की डेथ हो गई। लोकल कोर्ट्स ने सपोर्ट किया कपल के डिसीजन को। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये करेक्टिव सर्जरी की जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी। तो अगर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने करेक्टिव सर्जरी नहीं कराई तो क्या ये एक्शन उनका एथिकल है कि नहीं है? अब हम सबसे पहले जानते हैं जो आर्गूमेंट्स हैं जो कि करेक्टिव सर्जरी के फेवर में हैं कि करेक्टिव सर्जरी क्यों करानी चाहिए थी। पहला आर्गूमेंट यह है कि जो बच्चा था उसका ये अधिकार था कि वो जिंदा रहे। जैसे हर इंसान को अधिकार होता है वैसे उस बच्चे का भी अधिकार था कि वो जिंदा रहे और इस वजह से करेक्टिव सर्जरी उसको कराना चाहिए था। दूसरा ये है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैटर्निज्म है, उसके हिसाब से पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है या सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग तबके की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जो अपने पैर पे खड़ा नहीं है, जिसको पेरेंट्स की ज़रूरत है, उसकी वो हेल्प करे। और पेरेंट्स ने उसकी सर्जरी ना करा करके एक तरीके से इस प्रिंसिपल का वॉल्यूशन किया है, इस प्रिंसिपल को तोड़ा है। लेकिन जो उन्होंने एक्शन लिया, करेक्टिव सर्जरी नहीं कराई, उसके फेवर में भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स रहे और उनके डिसीजन को सपोर्ट करने के जो आर्गूमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर वो बच्चा सर्वाइव करता तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती और उसके बावजूद वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, थोड़े दिनों बाद में वो वैसे भी उसकी मृत्यु होनी ही थी क्योंकि वो नॉर्मल जिंदा नहीं रह सकता था। दूसरी बात यह कि अगर ये बेबी डो जो है अगर वो पैदा होता और इस तरीके की कंडीशन में रहता, मेंटल और फिजिकल कंडीशन में, तो पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा पेन होता उस बच्चे को देखना, उसको बड़ा होना, उसकी तकलीफ़ों के साथ में रोज़ इत्तेफाक करना। और इस वजह से जो आर्गूमेंट है कि सर्जरी नहीं करा के पेरेंट्स ने सही किया। अब इस केस में क्या हुआ, ये कोई आसान इशू नहीं है। ये मामला आगे तक गया, कोर्ट में गया और फाइनली जो कोर्ट है उसने ये डिसाइड किया कि जो सर्जरी के अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट है, मतलब सर्जरी ना कराने के अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं बजाय इसके कि सर्जरी कराई जाए। और इस वजह से उन्होंने पेरेंट्स के डिसीजन को सही ठहराया और मुख्य तौर पे उन्होंने 2 बिंदुओं पे प्रकाश डाला या 2 बिंदुओं का सहारा लिया। पहला यह था कि जो सर्जरी थी वो इवन चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं थी क्योंकि चाइल्ड पूरी ज़िंदगी एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करता। दूसरा जो है इशू ये है कि जो बच्चा था वो खुद मेंटली और फिजिकली फिट नहीं था, मेंटली डिफॉर्म था, तो वो किसी तरीके से ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि उसके इंटरेस्ट में क्या है। तो इस तरीके से अगर उसकी जीवन को समाप्त किया गया तो उसका राइट टू लिविंग जो है उसको नहीं लिया गया क्योंकि वो इस पोजीशन में ही नहीं था कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने 2 इश्यूज को समझा जिसमें कि अप्लाइड एथिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया गया है और एथिकल डायलेमा को समझा गया और सॉल्व किया गया। इसमें
बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ बन सकते हैं और आप इसकी और स्टडी करें। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी अप्लाइड एथिक्स के इश्यूज़ को आप अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम जानेंगे एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में। एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में आए हैं। तो ये जो एक टॉपिक है इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज के समय में आप देखते होंगे कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं और उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। और आज अगर हमने इन्वायरमेंटल एथिक्स पे काम नहीं किया, इन्वायरमेंट को सुधारने पे काम नहीं किया, तो कल जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो चलिए इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स होता क्या है। देखिए, इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है वो एक फ़िलॉसफी की डिसिप्लिन है, अप्लाइड एथिक्स के दायरे में आता है ये, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उसका वातावरण के साथ में और जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान के अलावा बाकी जो जीव जंतु हैं, उनके साथ में क्या रिलेशनशिप्स होने चाहिए, क्या मॉरल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ये हम इन्वायरमेंटल एथिक्स में स्टडी करते हैं। जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है ये करीब करीब सारे डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे लॉ है, सोशियोलॉजी है, थियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी है, ज्योग्राफी है। ये सारे के सारे जो डिसिप्लिन हैं वो कहीं ना कहीं जा करके इन्वायरमेंटल एथिक्स से कनेक्टेड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है कि जो इन्वायरमेंट हमारा होता है उसके अंदर सारे लिविंग बींग्स शामिल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को ले करके, क्योंकि सब इन्वायरमेंट का पार्ट है और सभी को इस दुनिया में रहने का अधिकार है। और हम सबको साथ साथ में रहने की एक तरीके से आदत डालनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे तरीके से रहें, लेकिन बाकी जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो सब भी साथ साथ हमारे एग्जिस्ट करें, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन हमारा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या जो आपके ग्लोबल गवर्नेंस है, वो भी आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स के डोमेन में आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। जो इश्यूज़ हैं उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यह है नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन, दूसरा है जो आपके फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जंगलों का जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस होते हैं हमारे डेवलपमेंटल स्कीम में, उनका जो रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तीसरा इशू है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और चौथा इशू है हार्म टू एनिमल, या जो जानवरों को हम नुकसान करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए, जो पिछले सेंचुरीज़ में ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भरपूर एक्सप्लॉयट किया है, भरपूर इस्तेमाल किया है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड नहीं है। अगर हमने आज इसको एग्जॉस्ट कर दिया, आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो आगे वाली जनरेशन के पास में कुछ बचेगा नहीं। और जो भी हमने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं और वो हमारी सेहत के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। जब हम जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते, उनको बहुत नुकसान करेगा। आज हमने कोयला है उसको इस्तेमाल कर लिया, मिनरल्स को इस्तेमाल कर लिया, ऑयल को इस्तेमाल कर लिया, तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या बचेगा? उनके पास कम से कम रिसोर्सेज बचेंगे। इसीलिए अमेरिका में एक कहावत कही जाती है कि हम जो ये दुनिया है, ये जो धरती है, इसको अपने एंसेस्टर या अपने पूर्वजों से नहीं पाते हैं, बल्कि अपने जो बच्चे हैं उनसे हम इसको उधार लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बच्चों की अमानत हैं और हमें उसको
एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इस हद तक कि उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो हमने उनसे उधार लिया है, हमें उनको वापस चुकाना है। दूसरा जो इन्वायरमेंट के अंदर इशू होता है कि जिस तरीके से जो जंगल है उसका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जंगल को हटाया जा रहा है, और जो भी हमारी स्कीम्स आती हैं जिसमें लोगों को अपने घर से बेघर किया जाता है और रिहेबिलिटेशन जो उनका किया जाता है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तो उसमें बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं उनका नुकसान होता है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं बहुत सारे कम हो जाते हैं। जैसे कि आप कई बार जो है पूरा का पूरा जंगल काटते हैं और वहाँ पे फैक्ट्रीज लगती हैं, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। जब हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इफेक्ट होता है, इसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से जो प्लांट हैं और जो एनिमल लाइफ हैं उस एरिया के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से जब हम ज़मीन को खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जंगलों को काट करके उसको हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो जंगलों का जो नुकसान होता है, जो पेड़ कटते हैं, उसकी जो भरपाई है वो नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए जो खेती की ज़मीन होती है वहाँ ना तो कोई जानवर रह सकते हैं, ना वहाँ पे पेड़ होते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो इस तरीके से उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम डैम्स बनाते हैं या फैक्ट्रीज बनाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और जो लोग हट जाते हैं उनके पास में कोई दूसरी जगह उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कैसे सस्टेन करेंगे, क्या काम करेंगे, इस तरीके की समस्या आ जाती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो लोग विस्थापित किए जाते हैं उनको अच्छी तरीके से स्थापित किया जा सके। तो जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। एक तो जिनकी ज़मीन जायदाद ली जाती है उनको उसका अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए। जितनी ज़्यादा ज़मीन ली जाती है उसी के मुकाबले में उनको प्लॉट्स दिए जाने चाहिए आसपास के एरिया में, और यहाँ तक कि उनको घर बना करके देने चाहिए ताकि वो आसानी से वहाँ पे रह सकें। उनके जो भी कल्चर हैं, आर्ट है, उसको हमें डेवलप करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको डेवलप कर सकें ताकि उसकी वजह से अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकें। वहाँ पे हर एक फैमिली में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मेंबर को कम से कम कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि जब भी फैक्ट्रीज लगती हैं तो वो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। उनका जो रीसेटलमेंट हो वो वैसे ही इन्वायरमेंट में हो जहाँ वो पहले रहते थे, उसी तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, स्किल डेवलप किया जाए ताकि उनके जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, उनका जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करें। और इसी तरीके से उन सभी को हम ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट लगना है उसके क्या फ़ायदे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस की जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा और सबके फ़ायदे के लिए काम किया जाए, विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करें। अब हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, वो है जो वातावरण के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उससे रिलेटेड है। देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है बढ़ती चली जा रही है, आज दुनिया में करीब करीब 8 अरब लोग हैं, और हमारा जो प्लैनेट है उन सबको आसानी से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे रोड्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, उससे इन्वायरमेंट का बहुत डैमेज हुआ है। फिर जो कारों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, जो फसलें हैं वो बर्न हो रही हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे एरिया पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के अंदर फसलें लोग जलाते हैं, उससे बहुत सारा पॉल्यूशन फैलता है। फिर जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर कोल प्लांट से आती हैं, उसके अंदर भी बहुत सारा पॉल्यूशन फैलता है, और इस तरीके से हमारे देश में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट का, वो उस हवा को ख़राब कर देता है जिसमें हम सांस लेते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होती हैं, फेफड़े की बीमारी होती है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो हर साल होती हैं। तो हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो आगे भी सस्टेन करें, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमें सबसे पहली बात यह है कि एक अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। तो जो भी गार्बेज निकलता है लोगों के घरों से, रोज़ ही निकलता है, उसको अच्छी तरीके से कलेक्ट किया जाए,
अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए, ताकि वो गंदगी ना फैलाए। हमें मीडिया को इस्तेमाल करके सोशल अवेयरनेस कैंपेन करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं जानें इस बात को कि जो गार्बेज है उसको क्लीन करना कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसकी देखभाल करना, और उसका हम सबको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारे हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए इसका क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत अभियान में हम टैक्स लगाते हैं, सेस लगाते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं उन NGOs को फंड करने के लिए जो इन्वायरमेंट को डील करते हैं, और उनको हम सिटीज़न का रिप्रेजेंटेटिव या वॉचडॉग बना सकते हैं, ताकि जो सिटीजन्स का जो व्यू पॉइंट है वो उनके थ्रू गवर्नमेंट के पास में पहुंच सके। इसी तरह जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जो व्हीकल्स हैं, उसके लिए जो नॉर्म्स हैं उसको हमें लगातार स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और न केवल स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है बल्कि जो लोग उस नॉर्म्स को वॉयलेट करते हैं उनके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है, ताकि वो हिम्मत ना करें कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंप्लेंट का प्रोसेस है आज की तारीख में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कोई इन्वायरमेंट का नुकसान कर रहा है तो कंप्लेन कैसे करें। तो उस प्रोसेस को हम स्मूथ बना सकते हैं। हम ऐप डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी अगर पॉल्यूशन फैला रहा है तो तुरंत हम फ़ोटो ले करके या वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दें और उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा हम जो इन्वायरमेंट का एक डेटाबेस बना सकते हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि किस तरीके से इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज अवेलेबल है बहुत सारे लोगों को, और इसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास में लोगों की बहुत कमी है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हमें ज़रूरत है कि उसको हम प्रॉपरली फंड करें, उसमें लोगों को एम्प्लॉय करें, उनको एम्पावर करें ताकि वो अच्छे तरीके से एक्शन ले सकें। इसके अतिरिक्त जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड कोर्सेज कराना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। उनको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि उनका क्या रोल हो सकता है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जो टैक्सेस हैं जैसे GST है वो हम हायर रेट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन व्हीकल्स पे जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं ताकि उनका कंजम्पशन कम हो सके। अब हम चौथे एस्पेक्ट की बात करते हैं, वो है हार्म टू एनिमल या जानवरों को हम किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब भी हम ह्यूमन इनहेबिटेशन जो हमारे रहने की जगह फैलती है तो उतनी ही जगह जानवरों के लिए कम हो जाती है, क्योंकि हम इस प्लेनेट पे सब साथ साथ रहते हैं और हम एनिमल्स के जो जगह हैं जैसे फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी अपने लिए जगह बना पाते हैं वहाँ पे रहने के लिए। इसीलिए हम जब भी अपना दायरा बढ़ाएंगे तो जो जानवरों के लिए जगह है वो कम हो जाती है, प्लांट्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो अक्सर इंसानी इलाके में आ जाते हैं और फिर वो इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं। बंदर हैं, टाइगर्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो आपके जानवर हैं उनके पास में घर ही नहीं बचा हुआ है, तो वो अक्सर शहरों में आते हैं और उसकी वजह से उनको भी दिक्कत होती है, इंसानों को भी दिक्कत होती है। इसके अलावा हम करोड़ों जानवरों की रोज़ जान लेते हैं खाने के लिए, उसमें भी जानवरों का बहुत हार्म होता है। फिर जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए और उसमें बहुत सारे जानवरों की डेथ्स भी हो जाती है। और इसकी वजह से कई सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं और वो फ्यूचर जनरेशन्स को अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें जानवरों को भी ध्यान में रखना है, उनको भी इस धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमको है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका कम से कम हार्म करें। जानवरों को भी रहने की इस धरती पे स्वतंत्रता है और उनको रहने का मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में जाना, उसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको यूज़फुल होगा और आप इस लेक्चर के बेसिस पे आंसर्स लिख पाएंगे सिविल सर्विसेज में जो भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।